नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और आज हमारा टॉपिक पॉलिटी में है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में वैसे डीप में जाएंगे तो क्लासेस काफ़ी लंबी हो जाएंगी और हमें 3-4 क्लास कवर करनी पड़ेंगी, लेकिन हम वन डे एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो मैं समराइज वे में फंडामेंटल राइट्स को लूँगा। मौलिक अधिकार हैं क्या? किसी व्यक्ति को एक सामान्य जीवन जीने के लिए, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स फंडामेंटल राइट्स में इनकॉर्पोरेट करी गई है और राज्य उसके ऊपर प्रतिबंध या उनको वायलेट नहीं कर सकता। कुछ सीमाएं हैं। चलिए हम आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में आगे बढ़ते हैं। ये भाग 3 में है। संविधान के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स का मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारा मौलिक अधिकारों का फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। ओके, भारत भाग 3 को जो फंडामेंटल राइट्स, इनको भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये मैग्ना कार्टा चीज़ क्या है? ये मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में फर्स्ट टाइम ये वर्ड 1215 में आया था। 1215 वहाँ पर राजवंश वाला सिस्टम था। 1215 में राजा के पास ही सारे अधिकार होते थे, तो उसके सामंतों ने, जो बैरन्स बोले जाते थे, उन्होंने प्रयास किया कि नहीं, उनके राइट्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा जब मन चाहे उनके अधिकारों का हनन करे, वायलेट करे। तो उन्होंने डिमांड करी, तो 1215 में मैग्ना कार्टा अधिकार का प्रपत्र इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। ठीक है, मतलब आया। तो वहीं से फंडामेंटल राइट्स का एवोल्यूशन है। तो इसीलिए इनको भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, भाग 3 को, जिसमें फंडामेंटल राइट्स है। आगे बढ़ते हैं। इस समय किंग जॉन, जो उस समय राजा था, वो किंग जॉन था ब्रिटेन में, जब मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार के प्रपत्र की डिमांड हुई थी और फाइनली बैरन्स को मिल गया था, सामंतों को वो मिल गया था अधिकार। आगे बढ़ते हैं। ओके, फंडामेंटल राइट्स में कैसे, ये क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है, क्या है? तो ओवरऑल हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखते हैं, कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स में कुछ ना कुछ केसेस होते रहे और उनका एवोल्यूशन हुआ। देख, फर्स्ट 1967 में इशू आया सर्वोच्च न्यायालय में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य एक केस आया और इस केस में डिसाइड किया गया, मतलब इस केस में जो डिसीजन आया, उस डिसीजन से ये तय हुआ कि फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पर क्या है, मौलिक अधिकारों को चेंज नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ओके, मतलब संसद के अधिकारों को यहाँ पे लिमिट किया गया, मतलब उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हुई कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती या मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, संशोधन पॉइंट मतलब वर्ड सही रहेगा, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती संसद। ये आया 1967 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। उससे पहले स्टेटस क्या था? 1967 से पहले स्टेटस ये था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ओके, उसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 में पारित किया गया और इसमें बोला गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन, अमेंडमेंट कर सकती है। ओके, ध्यान रखिएगा, संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, मतलब जो मौलिक अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। ये चीज कहां से आया? 24वें संविधान संशोधन, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके बाद फिर आगे एक और स्टेटस चेंज हुआ, केशवानंद भारती 1973। ये आपको बड़ा याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है बहुत बार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना वर्डिक्ट दिया तो उसमें बोला कि ठीक है, संविधान मौलिक अधिकारों में बिल्कुल संशोधन हो सकता है,
कोई इशू नहीं है। लेकिन ये संशोधन, ये अमेंडमेंट ऐसा होना चाहिए जो संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को बाधित ना करता हो, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करता हो। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया बेसिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस की सबसे बड़ी मतलब जो एक महत्वपूर्ण चीज है, यहां से मैं लिख देता हूं ऊपर, मूल संरचना, संविधान की मूल संरचना वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, संविधान की मूल संरचना वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 में। ये ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और इसमें डिसाइड क्या हुआ? डिसाइड ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, लेकिन ये परिवर्तन, ये संशोधन संविधान की मौलिक संरचना को बाधित करने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब मौलिक संरचना उससे नष्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद 42वां संशोधन आता है। और 42वां संशोधन कब किया गया? इमरजेंसी का टाइम था 1976, आपको याद है। उस परिप्रेक्ष्य में ही 42वां संविधान, मतलब वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 42वां संविधान संशोधन एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था, एक अलग सी आइडियोलॉजी थोपने की कोशिश थी। और इसके थ्रू राज्य को, स्टेट को, सरकार को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश थी। अब 42वें संविधान संशोधन में क्या बोला गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, और बेसिक स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट को उन्होंने किनारे कर दिया कि संसद के पास असीम शक्ति है और वो मौलिक अधिकारों में किसी भी तरीके से परिवर्तन, संशोधन कर सकती है। यहाँ तो स्थिति ऐसी हो गई कि मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दे दी गई। मतलब नीति निर्देशक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको नंबर 1 पर लाया गया, मतलब नंबर 1 मान लिया गया। यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है किसी मौलिक अधिकार से, तो मौलिक अधिकार को निरस्त किया जाएगा। ठीक, तो स्थिति क्या हो गई? यहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 42वें संविधान संशोधन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल की स्थिति मौलिक अधिकारों से अधिक मजबूत हो गई न्यायालय के, कोर्ट के मामले। मतलब कोई मौलिक अधिकार किसी नीति निर्देशक तत्व को वायलेट कर रहा है। ठीक है, मैं उल्टा बताता हूं। कोई मौलिक अधिकार है जो कि संविधान द्वारा दिया गया है, वो किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वायलेट करता है, तो क्या होगा? मौलिक अधिकार को अमेंड किया जाएगा, ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को। तो क्या प्रेफरेंस में नीति निर्देशक तत्वों को टॉप प्रायोरिटी मिल गई, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स। तो ये मतलब एक तरीके से संसद की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई फंडामेंटल राइट्स के संशोधन में। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या आया कि फंडामेंटल राइट्स में बिल्कुल संशोधन हो सकता है और उसमें मूल संरचना और ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं देखी जाएंगी। संसद के पास असीम शक्ति है और वो फंडामेंटल राइट्स को संशोधित कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इस यहाँ पर क्या हुआ? बिल्कुल संशोधित कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो था वो यहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया। मिनर्वा मिल्स में फिर एक बैलेंस अप्रोच आई। देखिए, केशवानंद भारती में भी बैलेंस अप्रोच थी, मिनर्वा मिल्स वाले केस में भी 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बैलेंस अप्रोच दिखाई कि नहीं, बिल्कुल संविधान संशोधन करने की पावर संसद के पास, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की पावर संसद के पास है, संशोधित किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन मौलिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का बाधित नहीं होना चाहिए, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्या आया कि ठीक है, संशोधन हो सकता है और बेसिक स्ट्रक्चर, दोनों चीज़ें। तो ये दो केस जो केशवानंद भारती एंड मिनर्वा मिल्स, ये दो केस
बेसिक स्ट्रक्चर और संशोधन दोनों की बात करते हैं। ओके, और ये एक्सट्रीम केस है, इसमें तो बोलते हैं कि ठीक है मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन ही नहीं हो सकता। फर्स्ट वाले में 24 में बोल सकते हैं कि संसद के पास असीम शक्ति है, वो संविधान में मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। और 42वें संविधान संशोधन में तो स्थिति ऐसी हो गई कि हाँ ठीक है मौलिक अधिकार में बिल्कुल संशोधन हो सकता है और संसद के पास इसकी असीम शक्ति है, बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं। ओके, तो ये कैसे कैसे मौलिक अधिकारों का एवोल्यूशन हुआ, उन पर विवाद हुआ, राज्य और लोगों की प्रतिक्रियाएं आई और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से अपने डिसीजन दिए। आज स्टेटस क्या है, मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक अधिकारों का बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट नहीं होना चाहिए, वायलेट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, आर्टिकल 12 में आते हैं। ये आर्टिकल 12 को समझना बहुत जरूरी है। अभी हमने मौलिक अधिकारों का क्रम स्टार्ट नहीं किया। जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में एक दो जो इम्पोर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं उनको बिना समझे आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आर्टिकल 12 है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जब हम मौलिक अधिकारों को आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे बार बार राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये करेगा। स्टेट, राज्य मतलब स्टेट। अब ये स्टेट प्रांत नहीं है जो आज के तारीख में हम देखते हैं ना, हमारे स्टेट उत्तर प्रदेश बिहार, ये नहीं है। ये स्टेट कुछ अलग चीज़ है। ये स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है। स्टेट में कौन कौन आएंगे, गवर्नमेंट, सरकार। कौन कौन सी सरकार, यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, और स्टेट या राज्य सरकार। ठीक है, ये स्टेट और ये स्टेट दोनों सेम नहीं है, ध्यान रखिए। ये स्टेट मतलब प्रांत, राज्यों की सरकार। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट मतलब संसद और स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य की विधानसभाएं, विधान परिषद, वो। लोकल अथॉरिटीज में आपकी पंचायतें आ जाएंगी, ग्राम पंचायत आ जाएगी, आपकी खंड पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं। ठीक है, अदर अथॉरिटीज में स्टैच्यूटरी बॉडीज, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडीज। ठीक है, वैधानिक एंड अवैधानिक, 2-3 ऐसे नाम हिंदी में बोलते हैं। फिर है लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स भी हम कह सकते हैं, मतलब सरकार के अधीन कोई अथॉरिटी काम कर रही है, वो लोकल अथॉरिटी है। अब यहाँ पर ये स्टेट में ये सारी चीज़ें हैं क्यों, ये वो सारी वो अथॉरिटीज़ हैं जो कानून बनाती हैं। या कोई भी अथॉरिटी होगी, जैसे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, वो क्या करेगी, कैसे यातायात का, कैसे वाहनों का क्या कैसे मैनेज करना है, उनके लिए क्या रूल बनाने हैं, वो रूल बनाएगी। तो वो भी एक तरीके से स्टेट हो गई। ग्राम पंचायतें हो गई हैं, नगर पालिका, नगर पंचायतें, वो भी रूल्स बनाती हैं कि ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। तो जिसके पास रूल्स बनाने की पावर है, नियम कानून बनाने की पावर है, और वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन है या उससे उसकी फंडिंग हो रही है, ओके, वो सारे स्टेट के कॉन्सेप्ट में आएंगे, स्टेट की परिभाषा में आएंगे। ओके, तो स्टेट का आप मतलब समझिए, स्टेट बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है। ठीक, मतलब हमारी ग्राम पंचायत भी स्टेट का पार्ट है, क्योंकि वो भी कुछ रूल्स कानून बना सकती है ना अपनी ग्राम सभा और वहाँ के लोगों को मैनेज करने के लिए। कोई टैक्स, जैसे टैक्स का है कि टैक्स, ये भी रूल हो गया ना, टैक्स लगा सकती है कि कैसे हमें अपने एरिया को डेवलप करना है, तो उससे लोगों से टैक्स लेने का। तो इस तरह की चीज़ें जो रूल्स बना सकती हैं वो स्टेट का पार्ट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट हमने समझ लिया। अब हमारे पास मौलिक अधिकार क्या कौन कौन से हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं आज की तारीख में। जब संविधान बना था तो 7 थे, आज 6 हैं। जब संविधान बना था तब 7 थे। 1950 में, या हम बोलें 26 नवंबर 1949 में कितने थे? 7। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का, प्रॉपर्टी
राइट टू प्रॉपर्टी जो था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। कैसे हटाया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ठीक है, 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने इसको हटा दिया। अब क्या ये लीगल राइट है? लीगल राइट है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? 300, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 300A अनुच्छेद में है, ठीक है। भाग मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। 300A ये अब कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। और ये आर्टिकल 300A 300A या 300 का में रखा गया है। पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार की आज स्थिति क्या है? ये कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, ठीक है। जो बाकी के बचे हुए 6 अधिकार हैं, कौन कौन से हैं? एक राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए। डिटेल इनका करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, ठीक है। ये आर्टिकल 14 में है। और ये कानून के समक्ष समानता जो है, ये नागरिकों को, मतलब इंडियन सिटीजन्स को और फॉरेनर्स को, दोनों को ही मिला हुआ है। यदि कोई फॉरेनर यहाँ पर आता है और वो भी तो कानून के, जो हमारा प्रिवेलिंग लॉ है उसके मतलब वो भी जो भी उसको फैसिलिटी मिली हुई है हमारे कानून के थ्रू, तो वो उसको अवेल कर सकता है। उसके साथ कुछ हो जाता है, कोई समस्या होती तो वो पुलिस के पास जाएगा, कोर्ट में जाएगा। यहाँ के कानून उसके लिए भी समान है। ओके, अच्छा, कोई खास प्रिविलेज नहीं दिए गए, ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा टैक्स देता है तो उसके लिए कानून अलग है, वो किसी की हत्या कर देगा तो उसके लिए 302 नहीं कोई और धारा लगेगी, ऐसा नहीं है। सबके लिए कानून समान है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर्स, जो राज्यों के राज्यपाल और भारत का राष्ट्रपति, ये 2 एक्सेप्शन हैं। ये अपने पद पर रह रहे हैं और पद पर रहते हुए उन्होंने कोई काम किया, उस कार्य के लिए ये न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। कोई न्यायालय इनको नहीं बुला सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक्सेप्शन हो गए। इसी तरीके से MP एंड MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट में बहस चल रही है, उस बहस में कुछ भी ये बोलते हैं MP और MLA। इसी तरीके से विधानसभा या विधान परिषद में कोई बहस चल रही है, ये कुछ भी बोलते हैं। देखते हैं ना, संसद में कुछ भी, कभी कभी मारपीट भी हो जाती है। तो संसद में जो इनका व्यवहार होगा या कोई चीज़ बोलेंगे, उसके लिए कोई भी न्यायालय इनके ऊपर केस नहीं चला सकता, ठीक है ना। तो ये इम्यूनिटी मिली हुई है कि संसद में आप कुछ भी लात जूते चला सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो लोकसभा का अध्यक्ष है या राज्यसभा का अध्यक्ष है, वो इनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। लेकिन कोई न्यायालय इनको उस चीज़ के लिए दोषी या उनको नहीं बुला सकता, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी मिली हुई है। अब आते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में राज्य मतलब स्टेट, ये बार बार वही है, राज्य स्टेट, यहाँ प्रांत मतलब नहीं है राज्य का, वही स्टेट की जो डेफिनेशन थी ना, वो डेफिनेशन यहाँ पर मतलब राज्य भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, लिंग एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा लोगों के साथ, अपने नागरिकों के साथ, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ पे भाषा नहीं है, लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन पूछ लिया कि राज्य किन आधारों पर भेदभाव कर सकता है, ठीक है। राज्य किन आधारों पर
अपने नागरिकों के साथ भेदभाव कर सकता है। अब उसमें धर्म, वंश, जाति और भाषा 4 ऑप्शन है, तो इसके आधार पर तो बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन भाषा का इसमें उल्लेख नहीं है, तो भाषा के आधार पर भेदभाव हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। कोई भी सरकार, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, मान लिया किसी एग्ज़ाम में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख देती है कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए, या हमें हिंदी स्पीकिंग चाहिए, या हमें तमिल स्पीकिंग चाहिए, या कन्नड़ स्पीकिंग चाहिए अपने स्टेट के लोगों के लिए। या और आपने देखा भी है बहुत सारे स्टेट्स प्रोटेक्ट करते हैं अपने लोगों को, तो अपनी भाषा में वो पेपर कराना चाहते हैं, तो वो हिंदी भाषी है या किसी दूसरी भाषा का व्यक्ति है, वो कहेगा नहीं ये तो मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया है, यहाँ पर भाषा होती, मुझे तो हिंदी में ही लिखना है, बट वहाँ पर तो हिंदी का ऑप्शन है ही नहीं, या किसी दूसरी भाषा में लिखना है। आप समझ गए ना? तो भाषा के आधार पर ऐसा कुछ आर्टिकल 15 में वर्णित नहीं है, तो यह ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सा शब्द आर्टिकल 15 में नहीं है, तो भाषा नहीं है। बाकी का धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, इनके आधार पर स्टेट भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन इसमें भाषा वर्ड नहीं। एक बार क्वेश्चन आया था, इसीलिए मेरे जहन में आ गया, आप याद रखिएगा। फिर आते हैं आर्टिकल 16 पर, अवसर की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो नौकरियां सरकार देती है उसमें सभी को समान अवसर होंगे, सभी को समान अवसर होंगे। लेकिन इसमें भी समान अवसर होंगे, और जो पीछे 5 पॉइंट थे ना, लिंग, जाति, मूल वंश, धर्म, ठीक है, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भी वही, लेकिन एक्सेप्शंस इसमें हैं। SC, ST एंड OBC, इनको आरक्षण दिया गया, वो एक्सेप्शंस में डाला गया कि ये पिछड़े हुए लोग थे, मुख्य धारा में नहीं थे, तो इसलिए इनको आरक्षण प्रोवाइड किया गया, तो उसको एक्सेप्शंस में डाला गया, ठीक है, अपवादों में। उनके अलावा और कोई ऐसा भेदभाव राज्य नहीं करेगा नौकरियों में। फिर आता है आर्टिकल 17, एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होती है? अनटचेबिलिटी, छुआछूत। आप छुआछूत ना हमारे देश में बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, अब तो खत्म हो गई। तो आर्टिकल 17 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का अंत करेगा। इसीलिए हरिजन एक्ट, जो आप नॉर्मली हरिजन एक्ट बोलते हैं, वो SC ST एक्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रोटेक्शन एक्ट करके उसका पूरा नाम है, ठीक है। तो इसी आर्टिकल के थ्रू उसको एक्ट बनाया गया, जो SC ST एक्ट, और उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिससे कि अस्पृश्यता का अंत किया जा सके, अनटचेबिलिटी का अंत किया जा सके। ओके, फिर है उपाधियों का, आर्टिकल 18, टाइटल्स का अंत। मतलब पहले देखते हैं ना, अंग्रेजों के टाइम पर सर, राजा, महाराज, नाइट, इस तरह की उपाधियां दी जाती थी। ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया गया, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। सेना की उपाधियां वो दी जा सकती हैं जो हमारी आर्मी में है। दूसरा, खेल से जुड़ी हुई कुछ उपाधियां दी जा सकती हैं। और भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये भी उपाधियां दी जा सकती हैं, ये एक्सेप्शंस में है। लेकिन नाइट, सर, जैसे नहीं आपने देखा किसी को सर की उपाधि दे दी, किसी को नाइट की उपाधि, जैसे गांधी जी को नाइट की उपाधि दी गई थी और अंग्रेज़ों ने दी थी। इसी तरीके से जो प्रिंसली स्टेट होते थे उनको राजा, महाराजा, इस तरह से, और भी महाराजा धिराज, इस तरह की उपाधियां दी, वो चीज़ नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अधिकार है, इस पर झगड़ा चलता रहता है। स्पेशली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बार बार आप न्यूज़पेपर्स, चैनल्स में देखते होंगे। किसी व्यक्ति ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो लगे नहीं, मेरा तो राइट है,
तो इसमें 6 आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं, 6 फ्रीडम्स, 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता या करने की स्वतंत्रता, संगम या संघ एसोसिएशन बनाने की, ठीक है, अधिकार, देश में अबाध रूप से बिना किसी रोक टोक के कहीं पर भी घूमने की, विचरण करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी निवास करने का अधिकार, आप कहीं पर भी घर लेके रह सकते हैं। ठीक है, और व्यवसाय, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें लिख दिया गया हो आपके पास एब्सोल्यूट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस पर कोई लिमिट नहीं है, आप किसी के बारे में कुछ भी बोलते रहेंगे। यदि कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आप किसी की इमेज को मैलाइन कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर केस कर सकता है। ठीक है, तो फ्रीडम स्पीच और एक्सप्रेशन की उसकी भी लिमिटेशंस हैं, ऐसी लिमिटेशंस जो प्रिवेलिंग जो कानून है उनको वायलेट ना करता हो। शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता, बिल्कुल आप लेकिन शांतिपूर्वक सम्मेलन कोई ऐसा किया जा रहा है उस सम्मेलन में देश के कई मतलब षड्यंत्र किया प्रोग्राम, मतलब आपका सम्मेलन तो बहुत शांतिपूर्वक है लेकिन उसका जो कंटेंट है वो ऐसा है कि देश विरोधी चीज़ें वहाँ पर की जा रही हैं, तो यहाँ पर लिमिटेशंस लगाई जा सकती है। संघ एसोसिएशन बनाने, एसोसिएशन बिल्कुल बना सकते हैं, बट एसोसिएशन इस तरह का बना रहे हैं कि वो देश विरोधी ताकतें, मतलब कहीं ना कहीं जनता को, देश को तोड़ने के लिए किया जा रहा है, तो उस पर प्रतिबंध लग सकता है। मतलब लिमिटेशंस हैं, आपके पास राइट्स हैं, किसी ने नहीं रोका आप एसोसिएशन बनाइए, लेकिन वो एसोसिएशन कहीं ना कहीं किसी दूसरे के मौलिक अधिकार को ना हनन कर रहा हो, देश को बर्बाद करने के लिए ना हो। फिर कहीं भी आप घूम सकते हैं, बिल्कुल घूम सकते हैं, लेकिन लिमिटेशंस यहाँ पर भी हैं। अब जैसे कुछ जैसे जनजाति क्षेत्र हैं, जैसे जारवा का क्षेत्र है, तो वहाँ पर कुछ एरिया को इन्होंने बफर जोन बनाया है, उस जोन के बाहर ही आपको रहना है, उस क्षेत्र के अंदर नहीं जाना। तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, बाकी का तो हमारा अधिकार है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं। फिर रहने का, इसी तरीके से रहने का भी अधिकार, हम किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, लेकिन ट्राइबल एरिया कुछ ऐसे, जैसे मैंने जारवा का एग्जांपल दिया अंडमान में, इसी तरीके से छत्तीसगढ़, झारखंड और नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहुत ही आदिम जनजातियाँ रहती हैं, तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप वहाँ नहीं रह सकते। इसी तरीके से व्यवसाय, आपको सभी कुछ भी व्यवसाय करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा व्यवसाय नहीं कि आप बम बना रहे हैं, इलीगल तरीके से आप गन्स बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, तो ये अधिकार तो नहीं है। तो इन अधिकार, हमारे पास राइट्स हैं लेकिन लिमिटेशंस हैं, ऐसी लिमिटेशंस जो प्रिवेलिंग कानून है आज की तारीख में उनको वायलेट ना कर रहा हो। ओके, तो आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लिया आपने। फिर है अपराध के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, संविधान का अनुच्छेद 20। इसमें 3 चीजें हैं आर्टिकल 20 में। आपको अपराधी तभी माना जाएगा जब आपने कोई कानून तोड़ा है, प्रिवेलिंग कानून तोड़ा है। यदि आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है तो आपको अपराधी नहीं माना जाएगा, आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई ऐसे ही कि नहीं आपको अरेस्ट कर लेते हैं, बट आपने कोई प्रिवेलिंग कानून, जो आज के टाइम पर, मान लिया कोई कानून था, ऐसा मुझे कोई रूल ध्यान नहीं आ रहा, बट मान लिया आज की तारीख में वो कानून वैलिड नहीं है, पहले कभी वो कानून था कि उसको यदि आप तोड़ते हैं तो आपको सज़ा मिलेगी, लेकिन बाद में वो ख़त्म कर दिया गया। बट वही चीज़ आज आपने की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपराधी माना जाएगा, क्योंकि वो कानून आज है ही नहीं। ठीक है, तो अपराधी उसी को माना जाएगा जो आज की तारीख में प्रिवेलिंग कानूनों को, जो आज की तारीख में मतलब कानून है, उनको तोड़ रहा है। ठीक, इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है, यदि किसी व्यक्ति ने कोई कानून तोड़ा, लॉ का वायलेशन किया, तो उसको जिस कानून को तोड़ा उसके लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि उसको 2 बार सजा दे दी जाए।
एक कोर्ट में बुलाया गया, फिर दूसरे ने उसी, मान लिया सिंपल सा एग्जांपल दे दें, एक ने कंप्लेन कर दी कानपुर के एरिया में, एक ने कंप्लेन कर दी इलाहाबाद में किसी व्यक्ति के खिलाफ। ठीक है, उसने कानून तोड़ा था तो इलाहाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी उसको सज़ा दे दी और कानपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी उसको सज़ा दे दी। तो ऐसा नहीं कि दोनों सजाएं वो अलग अलग काटेगा, एक बार यदि उसने अपराध किया है तो उसको एक बार ही सज़ा मिलेगी एक अपराध के लिए। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट में मिस कर जा रहा हूँ। ठीक, आगे ध्यान आ जाएगा तो मैं बताऊंगा। फिर आता है लाइफ एंड लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21। इसकी खास बात क्या है? आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 की, अनुच्छेद 21 इमरजेंसी में, आपातकाल में भी इसको निरस्त या निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 21 आपातकाल या इमरजेंसी में निरस्त नहीं किया जा सकता, बाकी के निरस्त हो सकते हैं। और आर्टिकल 20 के बारे में भी, आर्टिकल 20 भी, आर्टिकल 20 एंड 21 दोनों ही आपातकाल में निरस्त नहीं किए जा सकते। आप ये ध्यान रखिएगा, कोई इमरजेंसी लगा दी जाती है तो 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे, बाकी के आर्टिकल निलंबित हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। यदि और डीप में देखेंगे तो आर्टिकल 19 का जो था, आर्टिकल 19 में जो हमें स्वतंत्रताएं थी, यदि बाहरी आक्रमण होता है, यदि बाहरी आक्रमण होता है और आपातकाल लगा दिया जाता है तो आर्टिकल 19 को निरस्त किया जा सकता है। लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस है, जो कि इंटरनल सशस्त्र विद्रोह, आर्मी की रेविलियन, मतलब आर्मी का विद्रोह हो जाता है, तो आर्टिकल 19 को हम निलंबित नहीं करेंगे। आर्टिकल 19 की बात कर रहा हूं मैं। आपातकाल के दो प्रोविजंस हैं, आपको मालूम है। आपातकाल कब लगाया जा सकता है? या तो बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया हो या आक्रमण का भय हो, दूसरा देश के अंदर सेना ने विद्रोह कर दिया हो। दो स्थितियों में लगाया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 दोनों ही स्थितियों में निलंबित नहीं होंगे। ओके, लेकिन आर्टिकल 19 यदि बाहरी आक्रमण हुआ है, ठीक है, तो निलंबित कर दिए जाएंगे। लेकिन सेना ने विद्रोह किया है तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा। ओके, ये बहुत ही वाइड आर्टिकल है। प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता, इसमें बहुत सारे मतलब इनकॉर्पोरेट किए हैं। एक तरीके से ये जीने का अधिकार है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में ही 86वें संविधान संशोधन से एक आर्टिकल 21A जोड़ा गया। 86th अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया 2002 में और 21A आर्टिकल जोड़ा गया। क्या है? 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा स्टेट, राज्य का ये ड्यूटी है कि वो प्रोवाइड कराएगा। राज्य की ड्यूटी है, राज्य 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराएगा। ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन से हमारे संविधान में 21 का आर्टिकल के थ्रू जोड़ा गया। अब आ जाते हैं आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। यह है बंदीकरण से संरक्षण की स्वतंत्रता, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन दो हैं इसमें, एक डिटेंशन वर्ड है, दूसरा अरेस्ट है। एक जो नॉर्मल अरेस्ट है, किसी ने कोई लॉ वायलेट किया, जैसे हम देखते हैं ना, किसी ने चोरी कर ली, डकैती कर ली या कुछ, तो या कोई और एलिगेशन आ गया जो आईपीसी और सीआरपीसी की आईपीसी की किसी धारा का उसने वायलेट किया, तो उसको क्या पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो इसमें क्या उसको संरक्षण मिला हुआ है? यदि पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है तो उसके परिवार को जानकारी देनी पड़ेगी पुलिस को। उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपना वकील या काउंसलर रखे।
तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना होगा। ठीक है, तो ये अरेस्ट के टाइम पर जो संरक्षण प्रोटेक्शन मिली हुई है किसी व्यक्ति को, वो ये है। यदि किसी ने अपराध किया है, उसको पकड़ लिया गया है, तो उसके परिवार वालों को सूचित करना पड़ेगा। अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको वकील या काउंसलर रखने की पूरी स्वतंत्रता है। और तीसरा पॉइंट है, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना होगा। अब डिटेंशन की बात करते हैं। ये जो आपने प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ आपने सुने होंगे, निवारक निरोध कानून, प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ, हिंदी में उसको बोलते हैं निवारक निरोध कानून। ठीक है, ये आर्टिकल 22 में प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ का इसमें उल्लेख है। ये क्या है? पोटा, टाडा, कोफेपोसा, कोफेपोसा आज भी है, कोफेपोसा आज भी है, ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे जो टाडा, ये सब प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ है। और इसके थ्रू क्या, किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया तो उसको 3 महीने से ज़्यादा तक डिटेन नहीं किया जा सकता। और यदि आगे उसको डिटेन रखना है तो कोर्ट को की परमिशन लेनी पड़ेगी, न्यायाधीश के सामने पेश करके उसको आगे टाइम बढ़ाना पड़ेगा। इसमें भी उसके पास स्वतंत्रता है कि उसको क्यों डिटेन किया गया, उसको बताया जाएगा। ठीक है, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस तरह के लोगों का आर्टिकल 22 के थ्रू संरक्षण प्रोटेक्शन प्राप्त है, एक तो अरेस्ट के केस में और दूसरा डिटेंशन के केस में। आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में क्या है? 23 में आपको मालूम होगा, 23 में कोई जैसे उसका बलात्श्रम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आपने देखा ना, बच्चियों की खरीद फरोख्त होती है। और इसी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, किसी दूसरे देश में काम करवाने के लिए ज़बरदस्ती भेज दिए जाते हैं। तो आर्टिकल 23 जो है इस तरह का मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब है एक तरीके ये फोर्स्ड लेबर, ठीक है, बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं इसको। तो अनुच्छेद 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की बात की गई है और दूसरी तरफ बंधुआ मजदूरी को रोकने की बात की गई है। राज्य का कर्तव्य है, यदि ऐसी कोई चीज़ हो रही है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। जो व्यक्ति जिसके साथ हो रहा है वो नहीं जा सकता तो कोई दूसरा जा सकता है। तो 23 में, 24 में क्या है? क्या आर्टिकल 24 यहाँ मिसिंग है? ठीक है, मैं लिख देता हूं। अनुच्छेद 24, ये बाल श्रम का विरोध, चाइल्ड लेबर का विरोध, मतलब 14 साल से बच्चों से कम एज के बच्चों को कारखानों में काम के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि 14 साल से छोटे बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते। लेकिन ये कारखानों का उसमें वर्गीकरण भी क्या है, खतरनाक जहाँ पर कंडीशंस हैं वो। नॉर्मली 14 साल से कम बच्चों को छोटे मोटे काम करने के लिए ये आर्टिकल 24 इजाज़त देता है। लेकिन ऐसे काम जहाँ पर काफ़ी खतरनाक की श्रेणी में उनको गिना गया, वहाँ पर 14 साल से कम आयु के बच्चे काम नहीं कर सकते। तो बाल श्रम का विरोध आर्टिकल 24 में, प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड लेबर। अब आ जाते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। इसमें सीधी सीधी चीजें देख लेते हैं। इसमें आर्टिकल 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप से
अबोध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसके जो रिचुअल्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उसमें आचरण करना है, तिलक लगाना है तिलक लगा सकते हैं, टोपी लगानी है टोपी लगा सकते हैं, पगड़ी पहननी है पगड़ी पहन सकते हैं। सबका अपना मतलब अपने अपने धर्म की, अपने अपने कल्चर की चीज़ों को हम मानने की पूरी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। बिल्कुल, धार्मिक रिलीजियस कार्य कोई कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं या मस्जिद में कर रहे हैं या गुरुद्वारे में कर रहे हैं, तो उसका मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है। ठीक, तो प्रबंधन बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अनुच्छेद 26 पूरी स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो। ठीक है, जिसका जैसा जो फेथ है उस फेथ से रिलेटेड उसको और प्रमोट करने के लिए या उनके लोगों की भागीदारी और बढ़ाने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ टैक्स कोई देना चाहता है कोई व्यक्ति, और वो टैक्स अपनी मर्जी से देना चाहता है, तो ठीक है, टैक्स या कुछ पार्ट देना चाहता है तो अपनी मर्जी से। जैसे आपने देखा है ना, सिखों में क्या होता है, सिखों में अपनी जो इनकम का कुछ पार्ट वो गुरुद्वारे को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? जिससे कि उनकी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम हो पाए। तो ये आर्टिकल 27 के तहत है। इसी तरीके से आपने देखा होगा मुस्लिम्स में भी इस तरह का होता है कि वो कुछ क्या ज़कात बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं भूल रहा हूँ, वो मस्जिद में कलेक्ट होती है और उनके लोगों के वेलफेयर के लिए फिर वो बाद में यूज़ करते हैं। ऐसे हिंदुओं में भी मंदिरों में आपने देखा दान दिया जाता है, तो लोगों के वेलफेयर के लिए, खाना खिलाने के लिए, गरीब लोगों को कपड़े देने के लिए, इस तरीके से ना। तो जो यहाँ पर जो टैक्स की बात की गई, तो एक तरीके से ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो कर सकते हैं। आर्टिकल 27 कोई इस पर प्रतिबंध नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती इस चीज़ को कोई लेने की कोशिश करता है तो ये वायलेशन हो गया। ज़बरदस्ती का यहाँ पर नहीं, अपने मन से, बिना किसी दबाव में। इसी तरीके से अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं, धार्मिक शिक्षा या मतलब धार्मिक शिक्षा से जुड़ी हुई शिक्षा संस्थान का आप स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना की बात नहीं है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना, मतलब जो भी शिक्षा संस्थान है उसमें कोई आप धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन देना चाहते हैं या उपासना पद्धति के बारे में बताना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बता सकते हैं। लेकिन इन सभी में लिमिटेशंस हैं। इन सभी में लिमिटेशंस ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता बिल्कुल है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता किसी दूसरे मौलिक अधिकार का हनन ना कर रही हो, या प्रिवेलिंग जो कानून है, जो कानून ऑलरेडी लागू है, तो धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर या उसकी स्वतंत्रता के नाम पर प्रिवेलिंग कानूनों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है मंदिर का या मस्जिद का या गुरुद्वारे का कोई प्रोग्राम है तो हम सार्वजनिक स्थल पर बैठ के बहुत बड़ा पंडाल लगा लें, वहाँ पर शोर, मतलब इस तरीके की चीज़ जिससे कि लोगों की दूसरी स्वतंत्रताओं का हनन होना शुरू हो जाए। तो ऐसा नहीं है, इस पे लिमिटेशंस हैं। कानून के दायरे में रहकर आपको सारी स्वतंत्रताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अनुच्छेद 29-30। ये स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, अल्पसंख्यकों के लिए हैं। 29 और 30 में जो भी वर्णन है ना, ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों का रक्षा के लिए है। क्या है? संविधान के अनुच्छेद 29 में पहले अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, इन तीन को सुरक्षित रखने का उनको पूर्ण अधिकार है। ठीक है, तो अपनी भाषा को संरक्षित रख सकते हैं, लिपि, संस्कृति, कल्चर को संरक्षित रख सकते हैं। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में प्रशासन का अधिकार है। अब भाषा, लिपि और संस्कृति, कल्चर को वो प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्कूल, कॉलेज खोल सकते हैं। जैसे इस्लाम में देखेंगे मदरसे खुले हुए हैं, हिंदुओं में गुरुकुल खुले हुए हैं, इस तरीके से ठीक है खोल सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं होगा। सरकार किसी धर्म को स्पेशली प्रोत्साहन करने के लिए संस्थाएं खुलवाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, धार्मिक संस्थाएं सरकार की तरफ से नहीं खोली जाएंगी। ठीक है, सरकार किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं देगी।
ओके, तो ये आपका हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपने देखा होगा, आर्टिकल 31 गायब है। 30 के बाद हम 31 32 हम डायरेक्टली 32 पर आ गए, आर्टिकल 32 पर। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था, जो कि अब मौलिक अधिकार नहीं है, वो अब कानूनी अधिकार है। आर्टिकल 20, जितने भी अभी हमने पीछे राइट्स देखे हैं, इनका यदि वायलेशन होता है तो इन वायलेशन होता है तो हमारे पास क्या सुरक्षा मौजूद है, वो है आर्टिकल 32। यदि मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 32 के तहत कोई व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। ठीक है, और कोर्ट के पास, अब इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार। अनुच्छेद 32 महत्व के विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यदि मुझसे यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 की ओर संकेत करूंगा। यह अनुच्छेद तो संविधान की हृदय और आत्मा है, ये आप नोट करेंगे। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस आर्टिकल को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32। क्वेश्चन ये पूछा जाता है संविधान की आत्मा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ठीक है, तो प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना होगी। बड़ा माइन्यूट सा फर्क है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं, आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यदि क्वेश्चन किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा बोला जाता है, तो आर्टिकल 32। और भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को बोला संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32। कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 32 के तहत कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर्स इस आर्टिकल ने दी हैं। 5 तरह की रिट्स जारी करने का अधिकार दिया है सुप्रीम कोर्ट को। वो रिट्स क्या है? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। आर्टिकल 32 के तहत कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जो कि आप सामने देख रहे हैं, बट हाई कोर्ट के पास भी यही रिट्स की पावर है। ये पांचों रिट्स की पावर हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के पास भी है। लेकिन उच्च न्यायालय कोई व्यक्ति जाएगा तो थ्रू आर्टिकल 226 के तहत जाएगा। किसी को यदि हाई कोर्ट में जाना है, हाँ, पहले मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। यदि फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है, तो व्यक्ति के पास ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, यदि वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो आर्टिकल 32 के तहत जाएगा, और यदि वो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जाएगा तो वो आर्टिकल 226 के तहत जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 32 और 226 में यही फर्क है। आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों को ही ये 5 रिट्स का प्रोविज़न है। अब ये 5 रिट्स क्या है मैं बता देता हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा, आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इनका नाम ध्यान रखना है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये रहेगी, क्योंकि बहुत बार हैबियस कॉर्पस को इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करके पेपर में कुछ अलग ही लिख दिया होगा। इसी तरीके से ये आप देखेंगे प्रोविशन को कुछ और ही हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दिया होगा। तो आपको यदि हिंदी इंग्लिश दोनों पार्ट आपको याद है तो आपको समस्या नहीं होगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक हैबियस कॉर्पस रिट में क्या है, किसी व्यक्ति को अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कोर्ट में पेश करना होगा, मतलब कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने रखना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट उस अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस अथॉरिटी को
बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट जारी करेगा कि उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करो। परमादेश लेख मैंडामस रिट में क्या है, यदि कोई व्यक्ति, कोई अथॉरिटी, कोई पब्लिक अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही है या काम करने से मना कर रही है, रिफ्यूज़ कर रही है कि मुझे इस अथॉरिटी के रूप में काम नहीं करना है, तो मैंडामस रिट जारी की जाती है उस व्यक्ति के लिए, उस अथॉरिटी के लिए, उस सिविल सर्वेंट या पब्लिक अथॉरिटी के लिए कि आप अपना कार्य करिए, नहीं तो रीज़न बताइए क्या है। प्रतिषेध प्रोविशन रिट, प्रतिषेध या प्रोविशन रिट जो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है और बोलता है कि आप जिस केस में सुनवाई कर रहे हैं या जिस इशू को आप डील कर रहे हैं वो आपके ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है, तो आप उस पर सुनवाई ना करें, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोविशन रिट, प्रतिषेध रिट जारी करता है। उत्प्रेषण लेख में, उत्प्रेषण सर्च्योररी, इसमें क्या है, इसमें भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को ये रिट जारी करता है और कहता है कि आपके पास जो केस आया है या आप जो जिस इशू की सुनवाई कर रहे हैं या आपके पास जो भी इशू आया है वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है या और कोई रीज़न है, आप इसको हायर कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दें। दोनों में फ़र्क है, इसमें ट्रांसफ़र की बात नहीं है प्रतिषेध में, इसमें यही है कि लोअर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वो काम नहीं है तो आप उस पर सुनवाई, उस इशू को नहीं देखें, वो आपके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। उत्प्रेषण में क्या है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रिट जारी कर रहा है और बोल रहा है कि आप जिस इशू की सुनवाई कर रहे हैं या देख रहे हैं वो आप हमें ट्रांसफ़र कर दें, हायर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दें, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है या कोई और रीज़न है, इसलिए उसमें संवैधानिक प्रश्न है, इसलिए हायर कोर्ट को वो ट्रांसफ़र कर दें। अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो, क्यू वारंटो वो रिट है जिसमें क्या है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी या कोई व्यक्ति उस रूप में काम करना शुरू हो जाता है जिसका वो अधिकार क्षेत्र नहीं है। मान लिया कोई व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर नहीं है वो चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करने लगता है, या कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है बट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में काम करने लगता है, तो अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो ये रिट जारी की जाती है। उस व्यक्ति से पूछा जाता है आप किस अथॉरिटी से इस पद पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 रिट हैं, ये पांचों रिट नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण, प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के डिज़ाइन की गई हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों ही ये रिट इशू, पांचों रिट इशू कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। ओके, फंडामेंटल राइट्स की कुछ फीचर्स देख लिए जाए, विशेषताएं देख ली जाए। क्या है, प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको हमारे संविधान ने संरक्षण दिया है और यदि कोई वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है और यदि कोई वायलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्टली व्यक्ति जा सकता है। यदि अमेंडमेंट किया जाता है और अमेंडमेंट, यदि फंडामेंटल राइट्स में कोई अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, वो संशोधन फंडामेंटल राइट्स और संविधान के अनुरूप नहीं है, मूल संरचना को बाधित कर रहा है, तो वो संविधान संशोधन मान्य नहीं होगा। ओके, फिर है नॉट सैंक्रोसेंट, परमानेंट और एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार है, वो ऐसा नहीं है कि जो संविधान में लिख दिया गया हूबहू उसी तरीके से उनका पालन होगा। वो सैंक्रोसेंट नहीं है, वो परमानेंट नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब है उनको ये स्थायी नहीं है, इनमें चेंज किया जा सकता है, इनमें संशोधन किया जा सकता है, इनको लिमिट किया जा सकता है। ठीक है, इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रतिबंध सारे रीजनेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सत्ता को, केंद्र सरकार को या स्टेट को लगा कि नहीं
हम अपनी मनमानी करेंगे, तो मनमानी वाला इशू यहाँ पर नहीं है। रूल रेगुलेशन नियमों के दायरे में रहते हुए इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसलिए ये एब्सोल्यूट और परमानेंट नहीं है। देखिए, संसद संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें कटौती या कमी कर सकती है। आज भी स्टेटस ये है, बिल्कुल संविधान संशोधन के थ्रू इसमें कटौती की जा सकती है, कमी की जा सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर बाधित नहीं होना चाहिए। मूल अधिकार वाद योग्य है, मतलब जस्टिसेबल है। या किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है, वहाँ केस कर सकता है। राज्य इन पर युक्ति मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ प्रतिबंध या लिमिटेशंस लगा सकते हैं। हालांकि प्रतिबंधों के औचित्य का निर्धारण न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। मतलब जो प्रतिबंध लगाए हैं, लिमिटेशंस लगाए हैं, वो रीजनेबल हैं कि नहीं हैं। और रीजनेबल किस बेस पर देखा जाएगा? एक तो प्रिवेलिंग लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, और दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन, मैंने पीछे बोला सस्पेंड किए जा सकते हैं, बिल्कुल सस्पेंड किए जा। आपातकाल के टाइम पर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे सस्पेंड किए जा सकते हैं। सारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सस्पेंड किए जा सकते हैं आपातकाल के टाइम पर। कोई भी आपातकाल हो, मतलब बाहरी आक्रमण हो या बाहरी आक्रमण का भय हो या सेना का या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, दोनों ही केस में। आर्टिकल 19 तब निलंबित हो सकता है जब बाहरी आक्रमण हुआ हो और आपातकाल लगाया हो। यदि सेना का विद्रोह हुआ हो, उस तरीके से यदि आपातकाल लगाया गया है, तो आर्टिकल 19 निलंबित नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से रेस्ट्रिक्शंस ऑफ लॉ, बिल्कुल लिमिटेशंस हैं, रेस्ट्रिक्शंस, कानून की कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पर। दूसरा, हमारे जो सेना के लोग हैं, पुलिस के बल हैं या आईबी और इस तरह के लोग काम करने वाले हैं, तो इनके ऊपर पार्लियामेंट कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगा सकती है और इनके फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकती है। ये आर्टिकल 33 में है, और ये चीज़ है भी। हमारी सेना हो गई, आईबी हो गई या और पुलिस संस्थाएं हो गई, उनके फंडामेंटल राइट्स कर्टेल किए जा सकते हैं। ठीक है। एक मार्शल लॉ का सैन्य शासन, मार्शल लॉ, ये भी हमारे संविधान में एक शब्द आया है। ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून या सैन्य शासन या मार्शल लॉ है, जहां पर असामान्य परिस्थितियां हैं। मतलब ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां पर सैनिक शासन लगा दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया, सैनिक कानून लगा दिया गया, तो वहाँ पर भी फंडामेंटल राइट्स को लिमिटेशन, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ओके, मेरी समझ से समझ में आ गया होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। लास्ट, ओके, इतनी सारी चीज़ें आपने देखी। अब मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों, अब एक पॉइंट और उठता है कि ये जो हमने पीछे पढ़े, ये सारे नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार थे, लेकिन ऐसा नहीं कि विदेशी नागरिकों को कुछ राइट्स नहीं मिले होंगे, क्योंकि कुछ राइट्स तो होने चाहिए। यदि आपके कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आता है, तो उसके पास भी कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जो उसके आबाद रूप से और उसके मतलब ओवरऑल, कोई व्यक्ति यहाँ पर आया है तो अपना जीवन सही से जी सके, तो उसके लिए कुछ राइट्स उसके पास होने चाहिए। तो कौन कौन से राइट्स विदेशी नागरिकों को भी मिले हुए हैं? देखिए, कानून के सामने विदेशी हो या हमारे देश का नागरिक हो, अपराधों के दोष सिद्धि, ठीक है, यदि किसी ने अपराध किया है तो जो प्रोटेक्शंस नागरिक को मिले हुए हैं तो उनको भी मिले हैं। जीवन जीने का अधिकार उसको भी है, एजुकेशन का राइट उसको भी है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ भी जो आर्टिकल आपका 22 था वो भी है। ऐसा नहीं है कि बाहर से आया तो उसको हम बंधुआ मजदूर बना लेंगे, श्रम और ये सारी चीज़ें, और उसकी ट्रैफिकिंग करना शुरू कर देंगे और उसका कोई कानून का वायलेशन नहीं होगा फंडामेंटल, ऐसा नहीं है। उसको भी ये चीज़ें हैं कि उसको आर्टिकल 23 और 24 के थ्रू प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। बाल श्रम वाला भी उसको मिला हुआ है। वो अपने रिलीजन के लिए भी प्रयास कर सकता है, अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध को भी देख सकता है, किसी रिलीजन को प्रोत्साहित भी कर सकता है, और रिलीजियस आदेशों को भी जारी करने की
उसकी स्वतंत्रता है। इससे क्वेश्चन नहीं ज़्यादा पूछा जाता, क्वेश्चन इधर से पूछा जाएगा। धर्म, मूलवंश, जाति और जन्मस्थान के आधार पर बिल्कुल ये चीज़ विदेशी के साथ बिल्कुल हो सकती है कि उसको हम, ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी यहाँ पर आया और उसको भी एम्प्लॉयमेंट में, किसी रोजगार में बराबर का वो दे देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि हम पहले अपने नागरिकों के लिए सेफ गार्ड्स रखेंगे। तो इसलिए धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध ये केवल नागरिकों को मिले हुए, हमें मिले हुए। इसी तरीके से लोक नियोजन में मतलब वही कि रोजगार में हमें प्रायोरिटी मिलेगी, तो उनको ये राइट्स नहीं मिले हैं। आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं हैं, मतलब विदेशी आदमी आके यहाँ पर कुछ भी बोलना, कहीं पर भी रहना, कहीं पर भी घूमना, वो सब नहीं कर सकता। इसी तरीके से अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि वाला जो है, ये भी केवल नागरिकों को मिला हुआ। और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का भी अधिकार वाला जो आर्टिकल 29 और 30 जो है, वो भी केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। आई थिंक मेरी समझ में आ गया होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक हो जाता है, बट ओवरऑल आपने देखा होगा जहाँ पर मैंने एम्फेसाइज किया है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ पर मैंने थोड़ा सा जोर दे के बोला है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।